बात करेंगे कि चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग ये चर्चा करेंगे जीव होते हैं वह रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए रिप्रोडक्शन के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं रिप्रोडक्शन को ऐसा समझ लिया जाए। रिप्रोडक्शन क्लियर हो गया, यानी क्या होता है कि सभी जीवधारियों में सभी जीवधारियों में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो जिस क्रिया या प्रक्रिया के द्वारा वे क्या करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, उसी क्रिया को रिप्रोडक्शन कहते हैं। बात समझ में आया। अब रिप्रोडक्शन जो होता है वह क्या होता है कि सभी जीवधारियों के द्वारा होता है। आपको क्लियर होगा कि क्या हो गया, पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए यानी कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन आवश्यक है, क्योंकि एक निश्चित समय के पश्चात सभी जीवधारी क्या होता है, मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। तो यदि रिप्रोडक्शन न हो यानी उनके संतान न हो तो पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनी नहीं रह सकती है, इसलिए ये रिप्रोडक्शन आवश्यक है। लेकिन हाँ, एक चीज और देख सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है, जैसे अन्य सभी जो क्रियाएं होती है, जैसे आप पढ़े हैं न्यूट्रिशन होता है, रेस्पिरेशन होता है यानी श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, तो ये सब जो क्रियाएं होती हैं वह किसी भी जीवधारी के लिए बेहद आवश्यक होता है। यदि ये सब क्रियाएं यदि न हो तो जीवन नहीं चलेगा, जीवन उनका नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्शन यदि हो या न हो तो जो जीवधारी है उसके आयु पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, उसकी जीवन क्रिया पर यह कोई असर नहीं डालता है। हाँ, लेकिन पृथ्वी पर निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो हम ये कह सकते हैं जो रिप्रोडक्शन है वह क्या है, जीवन के लिए, उस जीवधारी की जीवन लीला के लिए यह आवश्यक नहीं है, लेकिन पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। क्लियर हो गया। जैसे आपने पढ़ा था कि क्या होता है, श्वसन होता है, उससे ऊर्जा निकलती है, पोषण होता है वो भी आवश्यक होता है, उत्सर्जन वो भी आवश्यक होता है। अगर ये इसमें से कोई एक क्रिया न हो तो जीवन क्या हो जाए, समाप्त हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो ये हो गया रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में देखते हैं कि बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। रिप्रोडक्शन की क्रिया में ए लॉट ऑफ एनर्जी यूज इन रिप्रोडक्शन यानी बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती है तो रिप्रोडक्शन के लिए। तो और इससे क्या हो गया, इसका मतलब यही है कि उनका वंश चलता रहता है और पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनी रहती है, यानी कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। क्लियर हो गया। अब अगर देखेंगे तो ये रिप्रोडक्शन के लिए थोड़ा सा और भी चीजें हमको जाननी पड़ेगी। जैसे आप पढ़े हैं क्रोमोसोम, क्या है क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। क्या पढ़ना आपको, तो चर्चा कर लिया जाए। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, ये है क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र। पढ़े होंगे कि जो गुणसूत्र होता है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों को ले जाने का काम करता है। क्या कहलाता है ये, आनुवांशिक लक्षणों को ले जाने का काम करता है, इसको क्रोमोसोम कहते हैं। अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में कितना होता है, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 यानी कि 23 जोड़े पेयर्स होते हैं, ये क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, संतानों में लक्षण को ले जाने का कार्य करते हैं। अब जो क्रोमोसोम होता है वह जो होता है क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड से मिलकर बना होता है। और क्रोमैटिड्स क्या होता है, क्रोमैटिन का बना होता है, और जो क्रोमैटिन होता है वह डीएनए से बना होता है। बात समझ में आया। क्लियर हम कहें तो क्रोमोसोम हो गया गुणसूत्र, यह संरचना किससे होता है, क्रोमैटिड से बना होता है। क्रोमैटिड जो होता है क्रोमैटिन का बना होता है, और क्रोमैटिन क्या होता है, वास्तव में डीएनए होता है। बात समझ में आया। तो हम कह सकते हैं कि जो क्रोमोसोम्स है वह डीएनए से बना होता है। क्लियर। अब डीएनए क्या होता है, डीएनए को जीवधारियों के शरीर का ब्लूप्रिंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट, प्रिंट, PRIENT होता है, प्रिंट, PRIENT, प्रिंट। क्या कहते हैं इसको, ब्लूप्रिंट कहते हैं। प्रिंट का मतलब सारे इंफॉर्मेशन उसमें संचित रहता है। अब डीएनए, अब थोड़ा सा एक और चीज समझ लीजिए, एक होता है जीन। क्या हो गया, जीन यानी कि डीएनए का वह छोटा सा भाग, डीएनए का वह छोटा सा भाग
जो किसी एक लक्षण को निर्धारित करता है उसको हम जीन कहते हैं, यानी कि स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए विच रिप्रेजेंट अ सिंगल कैरेक्टर, किसी एक लक्षण को निर्धारित करता है उसको जीन कहते हैं। क्लियर हो गया। अब हम कहेंगे कि जो जीन होता है क्रोमोसोम पे असंख्य जीन होते हैं, क्रोमोसोम पे क्या होते हैं, असंख्य जीन बने होते हैं। तो ये सारा संरचना अब क्लियर हो गया, यानी कि क्रोमोसोम क्या हो गया, क्रोमोसोम जान गए, क्रोमैटिड जान गए, डीएनए जान गए और जीन जान गए। ये सभी के सभी क्या करेंगे, इसमें रिप्रोडक्शन में इनकी जरूरत पड़ती है। इसको और क्लियर करने के लिए एक छोटा सा वीडियो है, उसको आप देखेंगे तो वो समझ में आएगा। इस वीडियो में आपको दिख रहा है, ये क्रोमोसोम दिख रहा है, ये आप देख रहे हैं कि कॉइल स्ट्रक्चर है और ये इतने कम दूरी में पूरा का पूरा इसमें डीएनए कुंडलित है। तो इसी वाली जो संरचना होती है उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। और ये जो संरचना होती है माता पिता के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करती है। क्लियर हो गया आपको। और ये आप देख रहे हैं कि जो क्रोमोसोम है और दोनों के बीच में ऐसे संरचना दिखाई दे रहा है जिसके द्वारा ये आपस में एक ऐसे बंधे हुए हैं, इसको सेंट्रोमियर कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। तो ये पूरी की पूरी संरचना है, यह क्रोमोसोम है। अब थोड़ा सा और ये देखें, थोड़ा सा आपको दिख रहा है एक खुला हुआ तंतु ऊपर की तरफ से निकल रहा है, इसको खोल के और समझाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो तंतु दिख रहा है उसको कहते हैं ये क्रोमैटिड। ये देख रहे हैं आपको, ये जो गांठ के संरचना है उसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं और इसके चारों तरफ ये डीएनए पैक है। वह संरचना क्या करता है, उसके कम दूरी में बहुत अधिक डीएनए को पैक करता है, इसलिए ऐसी संरचना होती है, गांठ जैसी संरचना होती है जो हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा बनी होती है। अब आप संरचना देख रहे हैं, जो कुंडली संरचना, जो बड़े बड़े चित्र दिखाई दे रहे हैं आपको, इधर तो गांठ के इधर दिखाई दे रहा है, इसको ये डीएनए हो गया। क्या हो गया, यह डीएनए है। आप देख रहे हैं दोनों जो डीएनए के जो तंतु हैं घुमावदार कुंडलित सीढ़ी के समान होते हैं और इसी डीएनए में पूरी जो इन्फॉर्मेशन है, जीवों के शरीर की पूरी संरचना होती है, जो सूचनाएं होती हैं, शरीर की वृद्धि, विकास, त्वचा का रंग, बाल का रंग, घुंघराला, सीधापन, ये सारे कैरेक्टर इसी में रासायनिक रूप से लेखित रहते हैं, यानी कि संचित रहते हैं। इसीलिए इसको आप देख रहे हैं कि जीवधारियों के शरीर का ब्लूप्रिंट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सारे के सारे इन्फॉर्मेशन इसी में संचित होते हैं। अब डीएनए के किसी एक छोटे से खंड को अभी चर्चा हुई थी, क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। और यही लक्षण को ले जाने का काम करते हैं, यानी कि कह सकते हैं गुणसूत्र पे असंख्य जीन लगे होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो देख करके और क्रोमोसोम, जीन, न्यूक्लियोसोम आदि की संरचना के विषय में आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अभी आपने वीडियो देखा, उसमें आपने डीएनए, क्रोमोसोम और न्यूक्लियोसोम के विषय में चर्चा देखा आपने, कुछ कैसे संरचना होता है, क्या एक दूसरे से रिलेशन है। अब एक बात आती है कि जैसे अभी एक एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है कि जो रिप्रोडक्शन के दौरान जो जीव उत्पन्न होते हैं, क्या एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, क्या बिल्कुल हूबहू होते हैं। तो इसके विषय में हम लोग को चर्चा करना है। अब अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो क्या होता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यानी लैंगिक जनन में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वह माता से आते हैं और पिता से आते हैं। आधे क्रोमोसोम क्या आ गए, उसके मदर से आ गए और आधे उसके फादर से आ गए। बात समझ में आया। तो दोनों मिले, फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना। क्या बना, जाइगोट बना, संतान बना। अब जाइगोट में चूंकि क्या हो गया, आधे क्रोमोसोम इधर से आए, माता से आए हैं, आधे पिता से आए हैं, तो क्रोमोसोम तो मिल गए। अब मनुष्यों में गुणसूत्र तो बिल्कुल सब 46 होती ही है, लेकिन क्या होगा, दो अलग अलग जीव से आएंगे तो उसमें क्या होगा, डीएनए की संरचना में जीन के लेवल पे कुछ न कुछ अंतर रहेगा, कुछ न कुछ क्या होगा, अंतर रहेगा। तो इसलिए जो संतान उत्पन्न होते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट हूबहू कॉपी नहीं होते हैं। बात समझ में आया। यानी कि लैंगिक जनन के दौरान देखा जाए कि जो भी जीवधारी उत्पन्न होते हैं, एक ही माता पिता के सभी संतान एक जैसे नहीं होते हैं, नॉट एग्जैक्ट कॉपी। वो क्यों, क्योंकि जीन की संख्या, जीन की बदलने की वजह से डीएनए थोड़ा सा चेंज होता है और चेंज होने की वजह से क्या होता है, वो एक जैसे नहीं होते हैं।
तो बात आती है, यदि प्रश्न पूछा जाए क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होते हैं एग्जैक्ट हूबहू कॉपी होते हैं, तो बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होते हैं? इसलिए कुछ पे जीन, डीएनए, क्रोमोसोम की कुछ परिवर्तन होने की वजह से, क्योंकि अलग अलग संतान अलग अलग पेरेंट्स से आने के कारण वो अलग अलग हो जाते हैं। आप जानते होंगे एक ही माता पिता के सभी संतान एक जैसे नहीं होते हैं, तो इसलिए कह सकते हैं लैंगिक जनन के दौरान जो संतान उत्पन्न होती हैं वह एग्जैक्ट हूबहू कॉपी नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, यदि हम बात करें यदि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कुछ ऐसा होता है अलग अलग, जैसे उसी जीवधारी से बन जाते हैं, तो उसमें एक ही माता पिता एक ही रहते हैं, पेरेंट्स रहता है, पादप में जो होता है तो उसमें वो काफी रहते हैं, क्योंकि बिल्कुल सब जीन वही रहते हैं, तो वो तो सेम रहते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं है। तो आपके एनसीईआरटी में दूसरा वही चीज दिया है कि क्या लैंगिक जनन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होते हैं वह एग्जैक्ट कॉपी होते हैं कि नहीं। तो आप कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो होते हैं उनकी क्या होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं। क्लियर? अगले वीडियो में हम लोग और अलग दूसरा रिप्रोडक्शन के विषय में पढ़ेंगे, या टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो और हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। आज बस इतना।